गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं। बहुपद में हमने पढ़ा था इतना रूप, ये रूप हमने बहुपद में नहीं देखा था। मतलब ax² प्लस bx प्लस c अगर इतना रहता है तो हम इसको कहेंगे बहुपद। समीकरण का मतलब जब हम इसमें बराबर करते हैं, यानी चर और अचर का जो ये बीजीय व्यंजक है अगर किसी अन्य राशि के साथ तुलनात्मक रूप में है, यानी सीधे आप समझिए बराबर के रूप में है, तो वो समीकरण बन जाएगा। अगर बीजीय व्यंजक में बराबर के बाद कुछ आता है, चाहे चर ही हो या अचर हो, कुछ भी रहे, तो ये समीकरण बन जाता है। और अगर बराबर के रूप में कुछ नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुपद रहता है। तो बहुपद और समीकरण में बस इस बराबर को लेकर के ही अंतर है। इसमें दो तुलनात्मक राशियों का अध्ययन किया जाता है और उसमें सिर्फ चर और अचर का एक समावेश होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि समीकरण जो होगा इस रूप में होगा, अर्थात अब हमें इस रूप में अध्ययन करना है। वहाँ पर जब बहुपद का हम शून्य निकालते थे तो हम उसको बराबर करते थे जीरो के, तब शून्य निकालते थे, अर्थात वहाँ पर हम समीकरण बना लेते थे, फिर हम शून्य निकालते थे। तो वो एक अलग चीज़ है। हम वहाँ पर उस बहुपद को शून्य समीकरण के अंतर्गत नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो बहुपद का मतलब जिसमें बराबर ना हो और समीकरण का मतलब जिसमें बराबर आ जाए। तो हम द्विघात समीकरण को बहुपद कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुपद शामिल है। लेकिन हम बहुपद को समीकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समीकरण नहीं है। उसमें तो बहुपद है, इतना तक हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है जो जीरो के बराबर है, उसमें बहुपद है, इसलिए हम समीकरण को बहुपद कह सकते हैं। लेकिन बहुपद को समीकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुपद में समीकरण शामिल नहीं है। तो बस बहुपद और समीकरण में बस यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अर्थात समीकरण भी एक बहुपद का ही अगला स्टेप है। तो द्विघात समीकरण हमको पढ़ना है। द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात दो हो, जिसका घात दो उसे हम द्विघात बहुपद समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का जो ये एक मानक रूप हम यहाँ पर लिखे, मानक रूप का मतलब होता है जो उसका पूरा पैटर्न कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण का ये पूरा पैटर्न ऐसा होता है। हम द्विघात समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक द्विघात समीकरण ही है। लेकिन द्विघात समीकरण को हम इसका पूरा पैटर्न पर अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी बहुपद या समीकरण या द्विघात समीकरण हो, जो भी हो समीकरण, तो उसको घात के घटते क्रम में हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर घात दो है, इसका मतलब घात एक की इसमें कमी है, घात एक तो आ ही सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं घात दो है, घात एक है, उसके बाद एक अचर राशि होता है। अगर घात चार है इसका मतलब हो गया कि चार घात होगा, अगला पद में 3 होगा, अगला पद में 2 होगा, अगला पद में 1 होगा, उसके बाद एक अचर राशि होगा, तब हुआ वो पूरा रूप। यानी कि अगर हम 10 तक लेते हैं तो उसका घात 1 तक और उसके बाद एक अचर राशि तक जाएगा, वो होगा उसका पूरा रूप। लेकिन हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे क्योंकि घात 2 है। और इसको अगर हम पूरा पैटर्न के रूप में लिखेंगे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0x प्लस 0, ये हो गया इसका पूरा पैटर्न। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं। तो ये उसका पूरा पैटर्न, और उस पूरे पैटर्न को ये मानक रूप कहते हैं, उसका ओरिजिनल रूप हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर हम यहाँ पर कह दें कि a का मान 0 है, तो 0 अगर यहाँ पर हो गया तो पूरा पैटर्न 0 हो जाएगा, और 0 के इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा। अर्थात bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका घात कितना है? इसका घात तो 1 है। ये तो एक घातीय समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। तो द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि वह समीकरण जिसमें घात 2 रहना चाहिए और उसका गुणांक जो हो वो गुणांक 0 के अलावा कुछ भी हो रहे, लेकिन 0 ना रहे, कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहें। तो x² का गुणांक 0 को छोड़ करके कुछ भी रह सकता है। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप, और इसके 2 मूल होंगे। घात 2 है तो मूल भी 2 होंगे। हम बहुपद में भी पढ़ चुके हैं कितने शून्य का होता था, शून्य का मूल लगभग 1 ही होता है। और ये होता ही है कि है x का पावर हम यहाँ 2 देख रहे हैं,
अर्थात ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात बहुपद जब निकालते थे तो उसमें पर 2 शून्य का आता था। त्रिघात बहुपद में देखे थे कि 3 शून्य का है। चतुर्घात बहुपद में देखे थे कि 4 शून्य का आता है। सेम वही, ये भी एक बहुपद का ही रूप है, बस बराबर 0 लग गया है। तो यहाँ भी जो इसका मूल होगा या शून्यक होगा, तो यहाँ पर हम उसका मूल कहते हैं, वहाँ पर हम बहुपद का शून्यक कहते थे, उसी चीज को हम यहाँ पर कहेंगे मूल। तो इसका जो मूल होगा वो 2 मूल होगा। अगर एक घातीय समीकरण रहता तो उसका मूल 1 होता, त्रिघात होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरण ही पढ़ना है तो हम वहीं तक सीमित रहें। तो ये तो हम समझ गए हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ये हुआ, जहाँ पर 1 0 के बराबर नहीं होगा, भले ही b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। इसके 2 मूल है, ये तो हो गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इससे संबंधित कुछ सूत्र वगैरह आ सकता है। तो आज हम उसी एक सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से कौन सा सूत्र प्राप्त होता है। तो अभी हम यहाँ पर द्विघात समीकरण का एक पूरा रूप लिखे थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a से भाग करते हैं, a से भाग करते हैं। अगर हम दोनों तरफ a से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। जो भी होगा वो हमारे सामने होगा, ax² बटा a प्लस bx बटा a इज इक्वल टू प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं ये और ये कट गया, बचेगा x² प्लस bx बटा a, इसको उधर दे आते हैं, हो जाएगा माइनस c बटा a। जहाँ ये हो गया, एक स्टेप और हम कुछ नया करते हैं कि दोनों तरफ b बटा 2a का स्क्वायर जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए हम यहां तक पहुंचे हैं और इसमें हम इतना जोड़ रहे हैं, तो ये पहले लिख लेते हैं, x² प्लस bx बटा a, हम दोनों तरफ इतना जोड़ेंगे। एक चलिए यहां पर हम जोड़ देते हैं, बराबर माइनस c बटा a प्लस b बटा 2a का स्क्वायर। अब क्या आएगा यहाँ पर हम देखते हैं, ये है x² प्लस bx बटा a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि ये क्या कुछ अलग रूप में आ रहा है, तो देखने का हम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए x² ये स्क्वायर में प्लस bx बाय a प्लस b बटा 2a का स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें, या फिर देखिए प्लस bx बटा a प्लस b बाय 2a यहां से देखिए क्या आ सकता है। अगर हम इसको a मान लें और यहां पर है 2a का स्क्वायर, इसको हम b मान लें, x हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो क्या आ सकता है यहां से, a² प्लस bx बाय a प्लस b², जहां a का मान x है और b का मान इतना है, तो दोनों में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। अगर a² प्लस, यहां से हम देख रहे हैं a प्लस b, a² प्लस b² प्लस b², तो देखिए यहां से हमारे दिमाग में एक सूत्र चलते रहना चाहिए, a प्लस b का एक होल स्क्वायर भी होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये पूरा टर्म a प्लस b का होल स्क्वायर पर आ सकता है। तो हमें ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखना है, क्योंकि ये क्या है x² यानी a², ये क्या है b इतना स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर a² और ये b का स्क्वायर। तो क्या 2ab ये है 2a के जगह पर x और b के जगह पर
तो b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b बटा 2a, b बटा 2a। तो 2 और 2 कट के बचेगा क्या, b बटा ax। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दोनों के गुणनफल को 2 से गुना करें तो इतना ही आएगा, यानी 2ab के रूप में अगर हम इस दोनों को लिखें तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरा टर्म है इसको हम x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको b मान लें तो इसको a मान लें और इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और हमें क्या देखना है कि बीच में तो 2ab आएगा ना, अगर ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये 2ab के रूप में होना चाहिए ना, तभी तो हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको 2 से इस दोनों के गुणनफल को गुना करके देखें, तो गुना करके हम देखें तो हम प्राप्त किए b बटा ax, इतना आ गया 2ab के रूप में ये है। इसका मतलब है कि x प्लस इसको हम b मान लेंगे, b का होल स्क्वायर बराबर इधर जो है वो तो रहेगा ही, तो माइनस c प्लस b स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर से गुना कर देंगे बटा इसका बटा है a और प्लस b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो देखिए x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ घटाव जो भी हो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो फिर 4a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा। अब a से जब भाग देंगे तो 4a प्राप्त हो जाएगा, तो 4a प्राप्त होगा तो माइनस c को 4a से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4ac, प्लस है तो प्लस। अब 4a स्क्वायर से भाग करेंगे तो भाग पूरा लग जाएगा, एक बचेगा, एक से इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे x प्लस b बाय 2a। अगर हम ये बराबर कर दें, स्क्वायर हम यहाँ से हटा करके हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें या स्क्वायर उधर कर दें, ऐसा जनरली बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, तो रूट इधर आ जाएगा, तो रूट आने का मतलब प्लस माइनस। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। किसी भी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस दोनों में होगा। तो देखिए एक्स बराबर प्लस माइनस 3, इसका मतलब क्या, वर्गमूल है, तो वर्गमूल यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 होगा। इसका मतलब ये, इसको एक स्टेप और क्या लिख सकते हैं कि 3 बराबर 9 का, या माइनस 3 बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3 भी होता है और 9 का वर्गमूल माइनस 3 भी होता है, इसीलिए किसी भी राशि का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब हम यहाँ देखते हैं तो x प्लस b बटा 2a बराबर प्लस माइनस इतना आ रहा है, प्लस माइनस देखिए अब इसमें इसका तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो हम प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा, अब यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल गया। अब हम इसको इधर पहुंचा देते हैं, ये प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस है तो प्लस है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस b बटा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस, ओ यहाँ पर 2a है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम इसका हल करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो दोनों का हर समान है, इसलिए बार जैसा है वैसे लिख देंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ गया x बराबर। तो द्विघात समीकरण में हमको निकालना क्या होता है, अगर कहेगा मूल निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे ना, तो x का जो मान होगा वही उसका मूल होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर इतना आया, हम इसको 2
रूप में लिख सकते हैं, माइनस बी, एक प्लस लेकर के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a तथा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो देखिए एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, एक को हम अल्फा बोल सकते हैं और एक को हम बीटा बोल सकते हैं। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के दो मूल हो जाएंगे, अल्फा बीटा। वो संकेत है कि संकेत के रूप में हम मान लिए कि अल्फा और बीटा। तो अगर हमें यहाँ से अब हल करना हो तो हम डायरेक्ट इस सूत्र से भी उसका हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहे एक मूल ज्ञात कर दें तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लेकर के हम डायरेक्ट x का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों मूल ज्ञात करना ही होता है अक्सर। तो इसलिए हम x का डायरेक्ट हम ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ से हम उसे हल कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि से कभी कभी समस्या हो जाती है, लेकिन इस विधि से हल निकालना बहुत ही सरल है। बस b, तो b का मतलब क्या हुआ? तो b का मतलब हुआ x का गुणांक। x के जगह पर जो होगा, जैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए +4x - 2 = 0, कहे कि इसमें x का मान निकालिए, तो x का मान तो देखिए यहाँ -b है, इसका मतलब क्या? b x का गुणांक होगा b, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो x का जो गुणांक है 4, ये यहाँ पर आ जाएगा, b स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर -4a, a का मान हो जाएगा 3 रख देंगे, c एक अचर राशि है, यहाँ पर रख देंगे a, फिर आ गया 3, बस हमारा मान निकल जाएगा। तो तुरंत मान लो सूत्र रखेंगे और उसको गुणांकों को रख देंगे, हल हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम अब द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। वैसे हम हल करना सीखेंगे इस क्लास के बाद। फिलहाल आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। तो कैसे सूत्र निकला है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। देखिए सूत्र का नाम जो दिया गया है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको तो द्विघात सूत्र भी कहा जाता है। इसे द्विघात सूत्र कहा जाता है या इसको श्री ध्राचार्य का नियम भी कहा जाता है। ये हमारे देश का एक प्राचीन काल के एक वैज्ञानिक रहे हैं, तो उसी के सम्मान में इस सूत्र का नाम रख दिया गया है श्री ध्राचार्य। ये एक गणितज्ञ भी थे, तो हम द्विघात सूत्र कहेंगे या फिर श्री ध्राचार्य का नियम कहेंगे। तो आपको इस सूत्र से भी हिसाब कभी कभी पूछ देगा, स्पेशल दे देगा कि द्विघात सूत्र से ही हल ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से नहीं। गुणनखंड विधि से भी हम निकालना सीखेंगे, लेकिन हमने ये इससे बता दिया, तो इसको आप ध्यान में रखें। चलिए अब हम कुछ आगे देखते हैं। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे x + 2 = x - 5x + 3 ऐसा दे देगा। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण उसे कहेंगे जिसमें चर का घात मैक्सिमम 2 हो, उससे ज़्यादा नहीं। अभी ये क्लियर नहीं कि इसका घात कितना है, तो हम सिर्फ देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसे हल करना पड़ता है। हम हल करेंगे कैसे? x + 2 तो ये इधर है, इसको हल करेंगे। x को x से गुना करेंगे, x² x को 3 से गुना करेंगे, 3x -5 को इससे गुना करेंगे तो -5x + 5 -5 = 15। x + 2 सबको इधर ले आते हैं, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। x² - 2x - 15 या सबको इधर ले आते हैं। x + 2 - x² + 2x + 15 = 0। अब यहाँ देखते हैं -x², घटते क्रम में लिखना है घात को। -x², अब देखते हैं 2x और एगो x यहाँ है, हो जाएगा 3x, 15 और +2 17 = 0। अब इसका हम आगे हल कर सकते हैं अगर हल ज्ञात करना हो। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घात 2 है। अगर घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और अगर घात 3 आ जाता
घात 1 आ जाता तो हम कहते ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा आपको 2 अंक में पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप द्विघात समीकरण के बारे में अब बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।